नमस्कार दोस्तों, आप सामने देख रहे हैं ये मार्च क्रॉनिकल है। ठीक है, जनवरी का करंट अफेयर। इसमें हमने जो पहली वीडियो इसमें हमने राष्ट्रीय समाचार और राष्ट्रीय घटना कर लिए थे। और उसके बाद थोड़ा जो बचा हुआ राष्ट्रीय में और राष्ट्रीय में साथ में हो चुके हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय को भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम राष्ट्रीय शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड में समान नागरिकता वो देश करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो क्या है ये 27 जनवरी को उत्तराखंड ने भारत का पहला राज्य बन गया जिसने समान नागरिक संहिता जो यूसीसी कानून है उसे लागू कर दिया है। किसने किया है, तो पुष्कर सिंह धामी ने किया है। ठीक है, मुख्य प्रावधान इसमें क्या है कि जो सभी जाति धर्म के लोग हैं उनके लिए समान कानून होगा, और चाहे वो तलाक हो या फिर शादी हो या फिर किसी विरासत का मामला हो या और भी किसी अन्य मैटर को लेकर सबके लिए एक ही कानून होने वाला है। और कुछ इसमें छूट प्रदान की गई, उसको देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 342 में उल्लिखित अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी लागू नहीं होगा। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट मार्क करने वाला पॉइंट है। ठीक है, 342 में जो अनुसूचित जनजाति हैं जो उनमें लिखा गया है उसमें ये लागू नहीं होगा। समन्वय संहिता क्या होता है एक बार देख लें, नजर डाल लेते हैं। जिसका उद्देश्य, ये कानून है, इसका उद्देश्य नागरिकों को सभी धर्म मान्यताओं के बिना कानून के एक समान मंच प्रदान करना है। आर्टिकल 44 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप में, जिसमें कहा गया है कि राज्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा। ठीक है, यह धार्मिक मान्यताओं के आधार पर व्यक्तिगत कानूनों को वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। ठीक है, जैसे हम देखा होगा जो मुस्लिम समुदाय है उनमें तलाक देने को लेकर 3 बार तलाक बोलने के बाद उनका तलाक हो जाता था। ठीक है, तो बहुत सारे इससे पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हैं वो समाज पे असर डालने वाली हैं। गणतंत्र दिवस पढ़ने में संस्कृति विविधता और विरासत सैन्य का शक्ति का प्रदर्शन हुआ है। देखते हैं 26 जनवरी 2025 को भी जो क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उसमें दिल्ली में जो परेड हुई उसके दौरान जो सैन्य शक्ति की संस्कृति विविधता को प्रदर्शित किया गया था। इसमें वर्ष की थीम क्या थी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ठीक है, तो ये थीम है, थीम पूर्ण ध्यान रखेंगे। और द्रौपदी मुर्मू ने समारोह का नेतृत्व किया था और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखेंगे। क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो इंडोनेशिया के प्रोबोचो और सुबियांतो ये अतिथि थे। झांकियाँ कौन थी, 31 झांकियाँ थी, संस्कृत विरासत और विविधता की ओर प्रदर्शित कर रही थी। साथ में बिरसा मुंडा के 150 वर्षवें जन्म वर्ष पर संविधान लागू होने के 75 वर्षों को समर्पित झांकियों को विशेष रूप से शामिल किया गया था। इसमें पहली बार इसमें क्या हुआ, 3 सेनाओं की संयुक्त झांकी सशक्त, सुरक्षित और भारत थी, जिसमें से ऑपरेशन रूम को भी दिखाया गया था। परेड के दौरान कुछ प्रमुख दर्शन हुए, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, प्रलय क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम, BM-21 ग्रेड और संजय बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिखाया गया था। उसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट महाकुंभ मेला का आरंभ, इतिहास, महत्व और क्या क्या परंपराएं रही हैं, उसको एक बार नजर देख लेते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा के तट पर स्नान और पूजा करने के लिए एकत्रित होते हैं। कुंभ मेला हर 12 वर्षों में आयोजित होता है, जिसमें 45 दिनों के लिए आयोजित लगभग 45 करोड़ लोगों को आने की संभावना है, जो विश्व भर में सबसे बड़ा मानव सम्मेलन बनता है। ठीक है, 45 दिनों में 45 करोड़ लोगों के आने की यहाँ संभावना है। इसमें कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। पौराणिकता क्या है इस कुंभ मेले की। कुंभ मेले के बारे में कई मिथक कहानियाँ प्रचलित हैं। कुछ वेदों पुराणों में मानते हैं, तो कुछ का कहना है कि यह 2 सदियों पुराना आयोजन है। मान्यताएँ क्या है, कुंभ का अर्थ होता है संस्कृत में घड़ा। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव शब्द के रूप में ये ध्यान रखेंगे, कुंभ का क्या मतलब होता है, घड़ा। आरो के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि घड़ा का तद्भव शब्द क्या होगा। ठीक है, पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन किया, जिसमें अमृत कलश से लेकर धनवंतरी प्रकट हुए थे, और अमृत को असुरों से बचाने के लिए इंद्र के पुत्र जयंत इसे लेकर भागे। उनके साथ में सूर्य, शनि, बृहस्पति, चंद्रमा भी अमृत की रक्षा की, और उस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरती हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी थी।
इसी कारण से स्मरण कुंभ मेला इन 4 स्तरों पर आयोजित किया जाता है हर 4 साल में। मेले का आयोजन क्या होता है? मेला 4 शहरों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक में बारी बारी से आयोजित होता है। इन सभी स्थानों का संबंध पवित्र नदियों से है ना। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर होता है, प्रयागराज में गंगा, यमुना और काल्पनिक सरस्वती के संगम पे होता है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे होता है और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे होता है। तो ये नदियां हैं, उसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। कुंभ का ऐतिहासिक महत्व क्या है? इतिहासकारों के अनुसार कुंभ मेले की शुरुआत संभवतः 8वीं सदी में आज शंकराचार्य ने की थी, ताकि साधु संत और विद्वान एकत्र होकर विचार विमर्श कर सके। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हैंसोंग ने प्रयाग में एक मेले का वर्णन किया। 12वीं शताब्दी के यह धार्मिक आयोजन परंपरा में बदल गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐतिहासिक महत्व था। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय आवश्यक डायग्नोस्टिक सूची NEDL 2025। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान राष्ट्रीय आवश्यक डायग्नोस्टिक सूची ड्राफ्ट जारी किया है, जिसका उद्देश्य भारत में विभिन्न स्वास्थ्य स्तरों पर डायग्नोस्टिक सेवाओं में सुधार करना है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, छोड़ सकते हैं। पंजाब में 100% पाइप जल आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय सरकार हर घर जल योजना के तहत सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान होगी। इसमें पाइप और जल आपूर्ति, पंजाब देश का 5वां राज्य बन गया है जिसने सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप जल आपूर्ति सुनिश्चित की है। ठीक है, तो पंजाब के 3रा राज्य बन गया, तो 5वां बन गया है। नहर जल परियोजना में 15 प्रमुख नगर जल परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें कुल लागत 2174 करोड़ है और ये लगभग 1706 गांव में इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ODF सभी गांव में ओपन डिफेक्शन फ्री स्थिति प्राप्त करने के लिए 10,435 गाँवों ने ODF प्लान स्थिति हासिल कर ली है। मतलब उनके घर में सार्वजनिक शौचालय जाने की दिक्कत नहीं है। शौचालय का निर्माण, राज्य में 5.6 लाख घरेलू शौचालय का निर्माण किया गया था। ठीक है, कचरा प्रबंधन प्रणाली, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो पंजाब पीसीस दे रहे होंगे उनके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। विमानों के लिए लॉजिस्टिक हेतु विधेयक संसद में पेश, 17 जनवरी 2025 को संसद में विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण और प्रवर्तन विधेयक 2024 पेश किया गया था। इस कानून का उद्देश्य भारत में विमानों के लिए लीजिंग ढांचे को बढ़ावा देना था। मुख्य बिंदु क्या है? केप टाउन कन्वेंशन। इस विधेयक में प्राथमिक उद्देश्य केप टाउन कन्वेंशन की पुष्टि करना था, जो विमानों पर अधिकारिक सुरक्षित करने के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रदान करता है। लीजिंग लागत क्या थी इसमें? लीजर्स को कानूनी निश्चितता प्रदान करने के लिए भारतीय जो एयरलाइन है उनको लीजिंग लागत कम होने की उम्मीद थी। वित्त पोषण तक बेहतर पहुंच, निवेशकों में विश्वास और मुख्य प्रावधान। तो ये इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। अब मेन है क्या है? केप टाउन कन्वेंशन। इस केप टाउन कन्वेंशन थोड़ा देख लेते हैं। केप टाउन कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो विमान सहित चल संपत्ति, पंजीकरण और वित्त पोषण के लिए मानक स्थिति स्थापित करती है। इस समझौते पर 16 नवंबर 2001 को केप टाउन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, हस्ताक्षर किए गए। 1 मार्च 2006 से प्रभावी होता है। यह कन्वेंशन विक्रेताओं, खरीदारों, लेनदारों के हितों की रक्षा करता है। यह सम्मेलन विमान, इंजन, हेलीकॉप्टर में हितों के अभिलेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री बनाता है। नागरिक विमान संगठन और अंतर्राष्ट्रीय निजी कानून एकीकरण संस्थान ने इस समय को अपनाया है। INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागीशर राष्ट्र को समर्पित हो गए हैं। क्या है? इंपॉर्टेंट है, नेवी से संबंधित है। 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नौसेना डायकॉर्ड मुंबई में एक समारोह के दौरान 3 उन्नत सैनिक प्लेटफॉर्म INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वंगशीर को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह पहली बार है जब 3 स्वदेशी रूप से निर्मित नौसैनिक प्लेटफॉर्म विध्वंसक, फ्रिगेट और पनडुब्बी एक साथ कमीशन को प्राप्त हुआ है। यह आत्मनिर्भर रक्षा के क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक बन जाता है। ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट देख लेते थोड़ा। INS सूरत, ये एक प्रकार का विध्वंसक पोत है। ठीक है, ये फ्रिगेट युद्ध पोत है और जो वागशीर है ये एक पनडुब्बी है। ठीक है, बस इतना ही इसमें काम का है। जेड मोह सुरंग, 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में जेड मोह सुरंग का उद्घाटन करते हैं।
क्या है कनेक्टिविटी इसमें, जनमोह सुरंग श्रीनगर से लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगा, गीर और सोनमर्ग के बीच 6.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन सड़क सुरंग थी। इस सुरंग में सोनमर्ग के लिए सभी मौसमों की कनेक्टिविटी इसमें प्रदान की गई थी। बाकी इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा। इससे बेहतर कनेक्टिविटी और क्षेत्र में पर्यटन में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु पैन इंडिया योजना की घोषणा करना। 8 जनवरी 2025 को सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश भर में ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने के लिए एक पैन इंडिया योजना की घोषणा करते हैं। यह पहल कुशल ड्राइवरों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से की गई थी और यह सड़क सुरक्षा, परिवहन बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए एक व्यापक प्रयास था। ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान, इसके तहत DTLs की स्थापना के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जिसमें स्वचालित प्रशिक्षण स्टेशनों ATS और DTS के लिए एकीकृत बुनियादी ढांचों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन इसमें शामिल किया गया है। सड़क सुरक्षा 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1.80 लाख मौतें हुई हैं। सड़क कितनी हुई हैं? 1.80 लाख मौतें हुई हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में मंत्रियों के साथ बैठक, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें वाहन स्क्रैपिंग नीति, कार्यशाला में वाहन स्क्रैपिंग नीति के कार्यान्वयन तेजी और पंजीकरण करने के लिए ट्रैकिंग सुविधाओं का मानकीकरण किया जा रहा है। ई रिक्शा सुरक्षा में सुधार के लिए विशेष नियम और दिशा निर्देश पर सहमति बन गई है। स्मार्ट मोबिलिटी, सभी कैशलेस परिवहन सेवाओं का पैन इंडिया लॉन्च मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025, 8 जनवरी 2025 को 8वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन दिवस समारोह भुवनेश्वर में मनाया जाता है, जो कि उड़ीसा में है। इसमें 75 देशों के लगभग 6000 नेता शामिल होते। कितने होते? 6000 नेता शामिल होते। सम्मेलन का विषय क्या था? इस वर्ष में प्रभावी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय था विकसित भारत के लिए एक प्रवासी समुदाय का योगदान। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है और नहीं है। भारत में स्टार्टअप मिशन प्रगति, हाल ही में IIM बेंगलोर द्वारा SAR पहल के तहत किए गए अध्ययन में भारत स्मार्ट सिटी मिशन की सुरक्षा और शहरी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका प्रगति को रेखांकित किया गया है। ठीक है, मुख्य खड़े इस तरह इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, इतना 71 शहरों में स्मार्ट शहर है घोषित किया गया है और कक्षाओं का स्थापना की गई। 71 स्मार्ट शहरों में 41 शहरों में डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना किया गया है। शहरी सुरक्षा में 93 स्मार्ट शहरों में लगभग 59,802 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और आपातकालीन सेवाएं शुरू की गई है। सॉरी। उसके बाद आते हैं भारतीय और शासन व्यवस्था। ये थोड़ा देखते हैं क्या है। ऑनलाइन खरीदारी को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम कुछ लागू हैं। देखते हैं उन्हें क्या है। 21 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने भारत के तेजी बढ़ते ई-कॉमर्स क्षेत्र को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मसौदा तैयार निर्देश जारी किए हैं। इस दिशा निर्देश में उचित प्रथाओं को बढ़ावा देना, उपभोक्ता को बढ़ावा देना, सभी हितों को लिए अवसर सुनिश्चित करना प्रावधान रखा गया है। अब तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आपको इसकी हर एक चीज़ जाननी जरूरी है, तो इसको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं, है ना, क्योंकि ये सभी से लगभग मैच करता है। विस्तृत ढांचा क्या है कि दिशा निर्देश में ई-कॉमर्स जीवन चक्र को कवर करते हैं, जैसे खरीदारी से लेकर उसके बाद तक। विक्रेता सत्यापन, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विक्रेताओं के लिए पूरी तरह नो योर कस्टमर KYC नो योर कस्टमर जांच करने की आवश्यकता है। पारदर्शी जानकारी, प्लेटफॉर्म में उत्पादन की विस्तृत जानकारी जिसमें मूल्य, सुरक्षा जानकारी, विक्रेता विवरण शामिल है, प्रदान करना होगा। उपभोक्ता सहमति, इसमें क्या है, लेन देन को अंतिम रूप से पहले स्पष्ट उपभोक्ता सहमति अनिवार्य मिल जाता है इसमें। सुरक्षित भुगतान, प्लेटफॉर्म को सुरक्षित भुगतान विकल्प और शुल्क को पारदर्शी प्रकटीकरण सुनिश्चित करना होगा। प्रभावी रिटर्न और धन वापसी के लिए रिटर्न और धन वापसी के और विवादों को संभालने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं। एक सीमाएं क्या है, प्लेटफॉर्म में उपभोक्ताओं
सीमाओं और रेटिंग की प्राथमिकता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। न्यायालयों में एड हॉक जज की नियुक्ति का प्रस्ताव 20 जनवरी 2025 को भारत सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न उच्च न्यायालयों के मामलों में बढ़ते हुए लंबित स्टॉक को कम करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को एड हॉक जज के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया गया है। आर्टिकल 224A में यह संवैधानिक प्रावधान के न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अस्थायी नियुक्ति के रूप देता है। ठीक है, शर्तें कुछ देख लेते हैं। एड हॉक जजों की नियुक्ति के लिए विशिष्ट शर्तों रेखांकित की, जिसमें से उच्च न्यायालय के रिक्त दर और लंबे समय से लंबित मामलों में यह एक महत्वपूर्ण शामिल है। कॉलेजियम की भागीदारी क्या है इसमें? सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि एड हॉक जजों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली द्वारा देखी जानी चाहिए। सीमित ऐतिहासिक उपयोग क्या है? अनुच्छेद 224A के अतीत में शायद ही कभी किसी ने उपयोग किया हो, जो न्यायिक रिक्तियों संशोधन करने के लिए अधिक सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता प्रकाश डालता है। ठीक है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट था आपके लिए। उसके बाद क्या इम्पोर्टेंट है? वैवाहिक अधिकारों की बहाली का अधिकार। 15 जनवरी 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक विवादों को वैवाहिक अधिकारों की बहाली एवं अधिकार भरण पोषण देने के दायित्वों के बीच संबंध के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। क्या निर्णय दिया, एक बार देख लेते हैं। स्वतंत्र कार्यवाही न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली भरण पोषण के लिए कार्यवाही एक दूसरे के से स्वतंत्र है। भरण पोषण का दायित्व पत्नी द्वारा वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए न्यायालय के आदेश का पालन करने से इनकार करने पर भी पति का अपनी पत्नी को भरण पोषण देने का दायित्व रहता है। हिंदू विवाह अधिनियम सेक्शन 9, यह धारा सेक्शन वैवाहिक अधिकारों की बहाली का प्रावधान करती है, जिसमें एक जीवन साथी को दूसरे जीवन साथी से सहवास फिर से शुरू करने के लिए बात करने के लिए न्यायिक याचिका करने की अनुमति मिलती है। अधिकारों को संतुलित करना। न्यायालय के फैसले दोनों जीवन साथियों के अधिकारों को संतुलित किया गया है। इस पर जोर दिया गया है कि पत्नी का भरण पोषण का अधिकार सहवास फिर से शुरू करने की उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा। ठीक है, मतलब आप अपनी वाइफ को फोर्सफुली नहीं कर सकते हैं शादी के बाद कुछ फिजिकल एक्टिविटी के लिए। अगले मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। 10 जनवरी 2025 को अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाए जाने की घोषणा की गई है, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सेवा शर्तों पर कार्यकाल अधिनियम 2023 के अनुसार यह पहली बार होगा। तो चयन प्रक्रिया में केवल वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त के अलावा अन्य उम्मीदवारों को भी विचार किया जाएगा। पहले क्या था, जो सबसे सर्वोच्च या उच्च एज वाइज या सीनियरिटी वाइज होता था उसको चुना जाता था, लेकिन अब क्या है, अब इसमें जो युवा हैं उनके कार्य और कौशल को देखते हुए उनको इसमें जो यंग ऑफिसर्स हैं उनको भी मौका मिलेगा। परंपरागत बदलाव क्या था? पहले इलेक्शन कमीशन का उत्तराधिकारी हमेशा अगले वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त करता था। ठीक है, लेकिन अब चयन की सीमित एक व्यापक पहल पर शामिल होगी। सर्च कमेटी का गठन। कानून के अनुसार यदि कानून मंत्री की अध्यक्षता में एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी जो 5 नामों को एक सूची तैयार करेगा। ठीक है, CEC के कार्यकाल में राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। ठीक है, 18 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। आज आप लोग जानते हैं आज कितनी तारीख है? आज है 13 फरवरी। ठीक है, 5 के दिन के बाद ये जो राजीव कुमार अभी हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उसके बाद कोई और नया चुनाव आयुक्त आने वाला है। आपकी समस्या बढ़ने वाली है, नया याद करना पड़ेगा, नए चुनाव आयुक्त को ध्यान में रखना पड़ेगा आने वाले सभी एग्जाम के लिए। गंभीर मुद्दे हैं कि यह बदलाव उस समय आया जब चुनाव आयोग पर विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों द्वारा दबाव डाला जा रहा था। उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप। यह नया कानून सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लाया गया, जिसमें केंद्र सरकार की चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में विशेष शक्तियों पर सवाल उठाया था। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम संशोधन 6 जनवरी 2025 को
वन संरक्षण अधिनियम संशोधन विधेयक पारित होता है। यह संशोधन 1980 है। 1980 का अधिनियम लागू होने के बाद पहला बड़ा बदलाव है। क्या क्या बदलाव हुआ है एक बार देख लेते हैं। अधिनियम की सीमा, इसका उद्देश्य है कि जो संरक्षण अधिनियम के दायरे हैं उनको सीमित करना है। अब केवल अधिसूचित वन भूमि और सरकारी दस्तावेजों में वन के रूप में दर्ज क्षेत्रों पर लागू होता है। ये रणनीतिक परियोजनाओं को गति देना। संशोधन का एक प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से 100 किलोमीटर के भीतर स्थित और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में यह स्थित राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। राज्य की चिंताएं क्या हैं? राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा को व्यापक परिभाषा के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। रोपण और क्षतिपूर्ति, वनीकरण पर ध्यान केंद्रित करना, निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना और डेवलपर्स को भी गैर वन भूमि क्षतिग्रस्त वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वनीकरण को करना होगा। कुछ कला और संस्कृति से भी थोड़ा देख लेते हैं। तमिलनाडु में लौह युग इतिहास का नया आयाम मिला है। 25 जनवरी 2025 को एक रिपोर्ट में आयरन की प्राचीनता तमिलनाडु से हाल ही में रेडियोमेट्रिक तिथियां ने तमिलनाडु के जो लौह युग की शुरुआत का वैश्विक इतिहास लगभग 2000 साल पीछे ले जाने का दावा किया है। इस रिपोर्ट को के राजन पांडिचेरी की विश्वविद्यालय और आर शिवनाथम तमिलनाडु के राज्य पुरातत्व विभाग के प्रस्तुत किया है। मुख्य तथ्य क्या है इसमें देख लेते हैं एक बार। लौह युग की समय सीमा। तमिलनाडु के लौह युग का प्रमाण लगभग 3345 ईसा पूर्व तक जाना जाता है, जो पहले माने गए थे 1500 से 2000 ईसा पूर्व के बहुत पहले हुआ करते थे। स्थल और तिथियाँ: सिवाल गलई पॉटरशर्ट ईसा पूर्व में 2953 से 3345 ईसा पूर्व में धान मिली के साथ मिले थे। मलिया टुमपराई नमूने में 2172 के ईसा पूर्व के मिले थे यहाँ पे। और जो किल मंडी है ये आपका सफ़र फैगन दफन स्थल में 1692 ईसा पूर्व में मिला था। तकनीकी नवाचार से क्या हुआ कि 1300 सेल्सियस तापमान तक वाली लौह गलाने की भट्टियाँ कोडूमल, चेट्टीपालयम, पेरुंगलूर 3 प्रमुख भट्टियाँ हैं जो प्राचीनतम धातु कर्म तकनीकों का प्रमाण देती हैं। वैश्विक चुनौती क्या है? यह खोज हिताइट साम्राज्य 1300 ईसा पूर्व का लौह युग का केंद्र माने जाने वाली धारणा को चुनौती देता है। सांस्कृतिक समानता इसमें क्या रही है? उत्तर भारत में सबसे लंबा युग और दक्षिण भारत में सबसे लौह युग का समकालीन होने की संभावना है। उत्तर भारत में क्या था? तांबा युग, और दक्षिण भारत में लौह युग होने की संभावना प्रबल दिखाई देती है इस सच से। मुंशी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारतें विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दी गई हैं। तो मेन चीज़ है मूसी नदी कहाँ है? मूसी नदी कहाँ है? 17 जनवरी 2025 को वर्ल्ड मूवमेंट फंड हैदराबाद ने मूसी नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक इमारतों को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। विश्व स्मारक वाच सूची में शामिल किया है। यह मान्यता सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संपत्तियों के संरक्षण की तत्काल आवश्यकताओं को उजागर करती है। मुख्य बिंदु इसमें क्या क्या रहे हैं? वैश्विक मान्यता ऐतिहासिक इमारतों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व को रेखांकित करती हैं। पर्यावरणीय चुनौती क्या है इसमें? मूसी नदी और उसके आसपास के प्रदूषण को शहरी और विकास जैसे पर्यावरणीय चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जो इस विरासत स्थलों का संरक्षण के लिए खतरा पैदा करती है। सरकारी पहल इसमें क्या हुई है? तेलंगाना सरकार ने ऐतिहासिक संरचनाओं के संरक्षण के कायाकल्प की योजना शुरू की है। समुदाय की भागीदारी: स्थानीय भागीदारों और समुदाय के साथ मिलकर एक संरक्षण प्रयासों की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए एक काम कर रहा है। उसके बाद है कनुमा पांडुंगा पशुधन उत्सव। कहाँ मनाया गया है ये? 15 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश में मनाते हैं। मकर संक्रांति के मनाया जाने वाला एक जीवंत फसल उत्सव कनुमा पंडुगा है। ठीक है, कनुमा पंडुगा है।
पशुधन पर ध्यान। कनुआ पंडू का पशुधन का विशेष रूप से सम्मान किया जाता था और किसान इन्हें रंगों, आभूषणों और रंगीन कपड़ों को से सजाते होते करते थे। निश्चित तिथि क्या है? कई लोग त्यौहार में विगत कनुमा पांडु का हर साल 1 तारीख को पड़ता है। मकर संक्रांति का महत्व क्या है? यह मकर राशि में सूर्य में प्रवेश को सुनिश्चित करता है और जो सर्दियों के अंत और लंबे शुरुआत होता है तथा सूर्य को समर्पित सभी के साथ माना जाता है। ठीक है। बाकी शुभ उत्तरायण काल में शुरुआत का प्रतीक है जो आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हड़प्पा की प्राचीनतम लिपि को समझने का प्रयास किया गया है। देखते हैं क्या हुआ है भाई। हड़प्पा सभ्यता में लिपि की समझने के लिए नए प्रयासों के बारे में चर्चा हुई है। तमिलनाडु के इंडस लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन का पुरस्कार घोषित कर दिया गया है। इस रहस्यमय लिपि को दर्शकों के शोध के बावजूद भी समझा नहीं जा सका है। समझने में चुनौतियाँ क्या क्या है? बहुभाषी शिलालेखों का अभाव है। ठीक है। अज्ञात भाषा है, साथ में इंडस लिपि की प्रकृति है। तो इन सब चीज़ों को लेकर इस जो है इसको समझने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब हम आ चुके हैं आर्थिकी पे। आर्थिकी हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है। इससे आपकी वीडियो लंबी नहीं होगी, अब देखने में भी सरल होगा, है ना। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक भी जरूर कीजिएगा। PDF के लिए आप क्या कर सकते हैं? टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।